नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी एडिटोरियल पढ़ रहे हैं। ये दैन गावस्कर का एडिटोरियल है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। अमेरिका से ट्रेड डील के दीर्घकालिक असर भी देखें, इसको देखते हैं। ये संपादकीय है दैन गावस्कर की। देखो, 1 अगस्त से शुरू होने वाली डेडलाइन के कुछ घंटे पहले ट्रंप का 20 से 25% टैरिफ वाले देशों में भारत का नाम जोड़ना गंभीर है। हमें तथ्यों को नई तरीके से देखना होगा। अपनी ज़रूरत का माल सस्ते में आयात करना, अपनी ज़रूरत का माल है ना, सस्ता। देखो, आयात का मतलब रहता है कि जैसे अमेरिका से या अदर देश से अपने देश में किसी माल को, सामान को, वस्तुओं को लाना आयात कहलाता है। जबकि भारत से किसी अन्य देश को भेजना है तो उसको निर्यात कहते हैं। तो यहाँ पर आयात की बात हो रही है, तो अपनी ज़रूरत का माल सस्ते में आयात करना, उसी शिद्दत से अपने माल को अन्य देशों में बेचना, यानी अन्य देशों में बेचना, निर्यात करना तीव्र विकास की अनिवार्य शर्त होती है। ठीक है, क्या बोला है कि अपनी जरूरत का माल सस्ते में आयात करना। देखो, सस्ते में माल आयात करेंगे और अपना जो माल है उसी शिद्दत से दूसरे देश में बेचेंगे, तो उससे क्या है कि जो अर्थव्यवस्था है, बोलते हैं और पटरी पे चल रही है, सही वही इसका निर्धारण करती है। तो यूके से डील हो चुकी है। यू ईयू, यूरोपियन यूनियन और यूएस से वार्ता जारी है। चूंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लिहाजा ट्रंप की शर्तों पर राजनीतिक हानि लाभ भूलकर यह सोचना होगा कि डील न होने या टैरिफ होने से भारत को दीर्घकालिक हानि क्या होगी। फिर यूएस की मुख्य शर्तें क्या हैं, जैसे कि सोयाबीन, मक्का, डेयरी उत्पाद अमेरिका से शून्य आयात शुल्क पर खरीदना। आंकड़े गवाह हैं कि भारत यूएस को 6.2 अरब डॉलर कृषि उत्पाद बेचता है। भारत यूएस को, यानी निर्यात करता है ना अपन लोग, 6.2 अरब डॉलर कृषि उत्पाद, और मात्र 2.4 अरब डॉलर खरीदता है। तो डील न होने से घाटा किसका है? भारत अधिकांश डेयरी उत्पाद ईयू और न्यूजीलैंड से लाता है। डेयरी उत्पाद कहाँ से लाता है भारत? यूरोपियन यूनियन और न्यूजीलैंड से। भारत के सोयाबीन तेल के 5 अरब डॉलर के आयात में यूएस का शेयर मात्र 1.5% है, जबकि आधे से ज़्यादा आपूर्ति अर्जेंटीना और ब्राज़ील करते हैं। फिर अमेरिका अगर मक्का दे भी रहा है तो हमारे जानवरों को बेहद सस्ता फीड मिलेगा। दरअसल भारतीय हुक्मरानों की समस्या ट्रंप की शर्तें नहीं, आंतरिक राजनीति है। विचार इस पर किसानों की बर्बादी की डील बताकर हंगामा करेगा, जबकि यूएस से ट्रेड डील का मतलब होगा कोई चर्चा आयुध और न्यूक्लियर प्लांट से लेकर टेक ट्रांसफर तक की बड़ी जीत। दूसरा एडिटोरियल देखते हैं। एकजुटता आवाजों को दबाने नहीं, लोगों को जुड़ने से आती है। एकजुटता आवाज दबाने से नहीं, जबकि लोगों को जोड़ने से आती है। ये राजद से राज्यसभा सांसद हैं मनोज कुमार झा। किसी त्रासदी का एकजुट होकर जवाब देना और निष्पक्ष आवाज में बोलना न केवल राष्ट्रीय पहचान बल्कि करुणा, सहानुभूति, न्याय जैसे साझा मूल्यों को भी मजबूत करता है। हम नागरिकों को याद दिलाता है कि राजनीतिक या सांस्कृतिक मतभेदों से परे उन्हें क्या कुछ एक साथ जोड़ता है। एकजुट रहने से हम उन लोगों से अपना समाज को बचा सकते हैं। त्रासदी का फायदा उठाकर भेदभाव फैलाते हैं या गलत जानकारी देते हैं, जैसे कि पहलगाम में आतंकवादियों का साफ मकसद था। जब लोग शोक मनाने या याद करने के लिए साथ आते हैं तो यह साझा दुख हमारी इंसानियत और दुख की ताकत का आधार बन जाता है।
राष्ट्र के साथ एकजुटता का मतलब है अपने साथी नागरिकों के संघर्षों, उनके हथियारों, उनकी गरिमा की सुरक्षा करते हुए उनके साथ खड़े होना। मुझे अपने उन सभी नागरिकों पर गर्व है जिन्होंने इस परंपरा को कायम किया है और पालन किया है। इस मौके पर इस्तेमाल घरेलू राजनीति के फायदे के रूप में देखना एक ऐसा नेतृत्व को दिखाता है जिसने राष्ट्रीय शक्ति की प्रकृति को बुनियादी तौर पर गलत समझा है। हमारा दुख और गुस्सा सस्ता नहीं है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि ऐसे मौके को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल होते देखना एक आम बात है। नेतागण नागरिकों से राष्ट्र के साथ खड़े होने का आग्रह करते हैं, लेकिन अक्सर इस नारे का इस्तेमाल सरकार के कामों के बिना सवाल के समर्थन मांगने के लिए किया जाता है। देशभक्ति या एकजुटता को सत्ता में बैठे लोगों के समर्थन के साथ जोड़ना उस लोकतांत्रिक भावना के साथ धोखा है जो देश को असली ताकत देती है। सच्ची एकजुटता आवाजों को दबाने से नहीं, राजनीति से ऊपर उठकर मिलजुल और एकता बढ़ाने से आती है। हमें सचेत रहना होगा। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां सरकारों ने एक तरफ राष्ट्र के लिए बोलने का दावा किया और दूसरी तरफ व्यवस्थित तरीके से अपनी ही जनता के बड़े हिस्से को चुप करा दिया। शांति और अहिंसक विरोध की बात करने के लिए दंडित दिए जाने वाले नागरिकों की एक लंबी सूची है। कितने ही छात्र, शोधकर्ता, प्रोफेसर, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्षी नेता आज बिना जमानत जेल में है। क्यों? मुख्यतः नागरिक समाज को डराने के लिए। दूसरी ओर सत्ता से जुड़े लोग लगभग कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह ऑनलाइन गुंडागर्दी हो, गंदी भाषा हो, हिंसा भड़काना हो और यहाँ तक कि हमारे सुरक्षा बलों के वीरों का अपमान करना भी हो। जब सरकारें गलत काम करती हैं, असहमति को दबाते हैं या नागरिक अधिकारों को कुचलती हैं, तो सच्ची एकजुटता चुप्पी या सत्ता पक्ष के साथ साझेदारी में नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने में है। सच्ची एकजुटता आमतौर पर लोकतांत्रिक बातचीत सार्वजनिक जगहों मीडिया में होती है। आमतौर पर लोकतांत्रिक बातचीत काम होती है सार्वजनिक जगहों और मीडिया में होती है। अफसोस कि इन जगहों पर निगरानी और नियंत्रण का चरित्र आज ऐसा हो गया है। भारत एक विविधतापूर्ण लोकतंत्र है जहां 1.4 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, सैकड़ों भाषाएं बोलते हैं, अनेक धर्मों को मानते हैं, अलग अलग राजनीतिक सोच रखते हैं। सरकार कई राष्ट्रीय संस्थाओं में से एक संस्था मात्र है और यह अपने आप में राष्ट्र की सामूहिक इच्छा और आकांक्षा का प्रतीक नहीं है। इसलिए असहमति को गद्दारी बताना भारतीय गणतंत्र की नींव को ही गलत समझना है। आज़ादी का संघर्ष औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ आज़ादी का संघर्ष था औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ असहमति पर आधारित था। भारत शीत युद्ध का भी मोहरा नहीं बना, उसने अपना रास्ता खुद बनाया। महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए आंदोलन, इन सभी ने व्यवस्था को चुनौती दी और देश को सहानुभूतिशील और मजबूत बनाया। आलोचकों को चुप कराकर पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्ष के सदस्यों को राष्ट्र विरोधी करार देना इस विरासत पर चोट है जिसने सार्वजनिक बातचीत को दूषित किया है और उन संस्थाओं को संक्रमित किया है जिनका मकसद तानाशाही के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में काम करना था। ये दैनिक भास्कर का आगे एडिटोरियल है, ट्रंप के आगे झुकना नहीं। देखिए, आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की अपनी धमकी पर अमल कर दिया। उन्होंने भारत से अमेरिका आने वाले
भारत से अमेरिका आने वाली वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने के साथ रूस से हथियार और तेल खरीदने पर जुर्माना लगाने की भी घोषणा की है। उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि व्यापार समझौते पर 1 अगस्त की समय सीमा तक दोनों देशों के बीच जारी बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती दिख रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि भारत अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं, उसे आगे भी तैयार नहीं होना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं कि भारत अमेरिका से ऐसा व्यापार समझौता कर ले जो केवल उसके हित में हो। इस तरह के समझौते तो तभी हो पाते हैं जब दोनों पक्षों के हित सजते हों। भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए अडिग रहना चाहिए और स्पष्ट करने में संकोच भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो अमेरिका राष्ट्रपति के अनुचित दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत अपने हित की रक्षा करके ही अमेरिकी फर्स्ट की ट्रंप की नीति का साथ दे सकता है। भारत को ट्रंप के मनमाने फैसले से डरने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वे अपने फैसलों से पीछे हटने और उन्हें पलटने के लिए जाने जाते हैं। उनकी इस रवैये के कारण उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत भी हो रही है। उन्हें ये समझ में आ जाए तो अच्छा है कि आज भारत पहले वाला भारत नहीं है और अमेरिका का प्रभाव भी पहले जैसा नहीं रहा है। यह किसी से छिपा नहीं है। टैरिफ के मामले में ट्रंप पहले भी मुंह की खा चुके हैं। उन्होंने चीन से आने वाली वस्तुओं पर मनमाने तरीके से टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके जवाब में चीन ने भी ऐसा ही किया था। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका चीन से वार्ता करने के लिए बाध्य हुआ। वह ठीक ही भारत की आर्थिक स्थिति चीन जैसी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के तथाकथित कठोर रवैये के आगे अपने हितों की बलि दे दे। इसे कोई भी समझ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने और जुर्माना लगाने की जो घोषणा की है, उनकी दबाव की राजनीति का ही हिस्सा है। इस राजनीति की पोल खुल चुकी है। अच्छा होगा कि देश के विपक्षी दल भी समझेंगे, इसलिए और भी समझें कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि सैन्य कार्रवाई को स्थगित किए जाने के सिलसिले में विश्व के किसी नेता की कहीं कोई भूमिका नहीं। स्पष्ट है कि भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई को कथित तौर पर रोकने का ट्रंप का दावा फर्जी है। वास्तव में इसी कारण वे अपने इस थोथे दावे को बार बार दोहरा रहे हैं। अगला है बिजनेस स्टैंडर्ड का है एडिटोरियल बड़ी अनिश्चितता। इसी से संबंधित आए हैं ज़्यादा तरीका से ये जो एडिटोरियल है, जो टैरिफ लगाए हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता की लंबे समय तक खिंचने के साथ ही आशंका बनने लगी थी कि शायद दोनों देश 1 अगस्त तक समय सीमा के पहले साझा लाभकारी व्यापार समझौतों पर नहीं पहुंच सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की कि भारत को 1 अगस्त से पहले अमेरिका को किए जाने वाले नियत पर 25% शुल्क चुकाना होगा। इस मुख्य शुल्क दर के अलावा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया गया ट्रंप का संदेश बहुत उत्साहवर्धक नहीं था। उन्होंने अपनी पुरानी बातें तो दोहराई, भारत की शुल्क दरें अधिक हैं और अमेरिका ने उसके साथ अपेक्षाकृत कम कारोबार किया है। साथ ही उन्होंने कुछ और बातों को आपस में मिला दिया है। मसलन उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल आयात करता है और उसको इसका भी जुर्माना भरना होगा। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि जुर्माने का क्या मतलब होगा, लेकिन यह 25% की शुल्क दर से ऊपर अतिरिक्त शुल्क के रूप में भी हो सकता है। यह घोषणा निश्चित रूप से भारतीय उत्पादकों और भारत सरकार दोनों को नुकसान पहुंचाने वाली है। कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का नाम उन देशों की सूची में शामिल नहीं था जिन्हें ट्रंप ने इस महीने के आरंभ में एक तरफा पत्र लिखे थे। कई मौकों पर ट्रंप
स्वयं बढ़-चढ़ कर के कह चुके थे कि भारत के साथ एक बड़ा समझौता होने वाला है। यह बात ध्यान देने लायक है कि भारत उन शुरुआती देशों में से एक है जिन्होंने अप्रैल में तथाकथित जवाबी शुल्क लगाए लागू किए जाने के बाद अमेरिकी के साथ बातचीत आरंभ की थी। बहरहाल इनमें से कुछ भी कारगर साबित नहीं होता दिखता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। 2024-25 में भारत का वस्तु व्यापार अधिशेष 40 अरब डॉलर से अधिक था। इस दौरान कुल निर्यात 26 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है। ये भारत का 2024 में भारत का वस्तु व्यापार अधिशेष 40 अरब डॉलर और निर्यात 86 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है। कुछ विकासशील देशों सहित अन्य देशों को अनुकूल समझौते करने में कामयाबी मिली थी और ब्रिटेन और यूरोपियन संघ के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन अब भारत को अमेरिकी बाजारों को निर्यात करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल जो हालत है उनमें तो भारत में कुछ बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश पर सवालिया निशान लगाने होंगे, जो चीन में निवेश में विविधता लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में पूरी तरह से शुल्क आधार पर भी वियतनाम अधिक आकर्षक होगा। अब जबकि स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका के साथ वार्ता विफल हो चुकी है, सरकार को यह सलाह होगी कि यथासंबंध जानकारी को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दें। हाल ही के दिनों में और सप्ताह में ऐसी खबरें सामने आई हैं कि भारत कुछ क्षेत्रों को खोलने के लिए तैयार ही नहीं था, खासतौर पर कृषि क्षेत्र को। और ऐसे में यह बहस तलब है होगा कि क्या भारत मौजूदा हालात में पड़ने से बच सकता था। इसके अलावा देखना होगा कि कोई संभावना है कि यदि संवाद जारी रखा जाए और निकट भविष्य में किसी समझौते पर पहुंचा जा सके। ट्रंप ने जिस तरह दूसरे देशों को व्यापार समझौता के लिए मनाया, साफ कहें तो भारत के नज़रिए से वह दिक्कत देह था। सभी देशों में अमेरिकी वस्तुओं की लगभग निःशुल्क पहुंच के बदले उनके लिए अपेक्षाकृत कम शुल्क की व्यवस्था की गई। भारत के लिए ऐसे किसी समझौते को मानना मुश्किल है। ऐसा इसलिए कि भारत की विकास और आजीविका संबंधी आवश्यकताएं अलग हैं। बहरहाल भारत को जो मिला है वह भी संतोषप्रद नहीं है और इसका असर उत्पादन और रोजगार पर पड़ेगा। अब सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के अलावा यह जानते हुए कि निकट भविष्य में यही देरी लागू रहेगी, हमें वृद्धि पूर्वानुमानों का भी उपयुक्त समायोजन करना होगा। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मंगलवार को चालू वर्ष और अगले वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान बढ़ा दिए हैं और ट्रंप के दौरे में ऐसे अनुमान 24 घंटे भी नहीं टिकते हैं। जनसत्ता का है ये एडिटोरियल। अमेरिका की ओर से द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किए जाने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये जो यूनाइटेड नेशन होता है उसकी एक एजेंसी है, उसका एक पार्ट है, उसमें 6 उसके पार्ट होते हैं ना। तो एक ताज़ा रिपोर्ट ने इस तथ्य की सत्यता के आधार को और मजबूत कर दिया है कि सुरक्षा परिषद की रपट में पहली बार TRF का जिक्र किया गया है। साथ ही इस बात को भी माना है कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का ही एक मुखौटा है। इससे न केवल आतंक के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक स्तर पर भारत के प्रयासों को बल मिला है, बल्कि पाकिस्तान एक बार दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन TRF ही था। उसने बाकायदा इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद उसने किसी खास रणनीति के तहत अपना बयान वापस ले लिया। सुरक्षा परिषद के इस कदम को भारत की कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत TRF के नापाक मंसूबों को दुनिया के सामने उजागर किया था और अब
सुरक्षा परिषद ने इस आतंकी संगठन को चिन्हित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम हमले के बाद एक बयान जारी कर कहा था कि ऐसे घृणित आतंकवादी कृत्य के लिए जिम्मेदार अपराधियों, साजिशकर्ताओं, वित्त पोषकों, प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी है। ऐसे घृणित आतंकवादी कृत्य के लिए जिम्मेदार अपराधी, साजिशकर्ताओं, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को न्याय की कटघरे में लाना जरूरी है। हालांकि पाकिस्तान के दखल के कारण उस बयान में टीआरएफ का जिक्र नहीं किया गया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने तब अपनी संसद में खुद यह दावा किया था कि उन्होंने सुरक्षा परिषद के बयान से टीआरएफ का नाम हटवा दिया। दरअसल पाकिस्तान की पहले से यह रणनीति रही है कि उसकी धरती पर फैल रहे आतंक के वृक्ष को वैश्विक स्तर पर चिन्हित नहीं होने दिया जाए। अब सुरक्षा परिषद की इस रपट में टीआरएफ का नाम आना यह साबित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की सच्चाई सामने आ रही है। साथ ही इस बात का संकेत है कि दुनिया आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के दावों को किस नजरिए से देखती है। रपट में इस देश की उन दावों को खारिज कर दिया गया है कि लश्कर ए तैयबा निष्क्रिय हो चुका है। माना जा रहा है कि वह देश संभवतः पाकिस्तान ही है, क्योंकि यह बात छिपी नहीं है कि लश्कर ए तैयबा उसकी धरती पर ही फल फूल रहा है। रपट में साफ कहा गया है कि पहलगाम आतंकी हमला लश्कर ए तैयबा के समर्थन के बिना संभव नहीं था। टीआरएफ तथा लश्कर ए तैयबा के बीच गहरे संबंध है। इस सब के बीच सवाल यह भी है कि क्या किसी आतंकी संगठन को वैश्विक स्तर पर चिन्हित करने देने से आतंकी अंकुश लग जाएगा। जाहिर है इसके लिए संयुक्त प्रयासों को धरातल पर उतरना होगा और आतंकियों की पहचान, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। इसमें दो राय नहीं है कि आतंकवाद अब वैश्विक संकट बन चुका है और इससे निपटने के लिए उसकी जड़ों पर प्रहार करना जरूरी है। यह तभी संभव होगा जब आतंकवादियों के साथ उनके वित्त पोषकों और प्रायोजकों को भी न्याय की कटघरे में लाया जाए। अगला एडिटोरियल है कृत्रिम मेधा का महत्व और जोखिम। अभिषेक कुमार सिंह ने लिखा है इसको। पिछले करीब 3 दशकों में इंटरनेट ने दुनिया को जो गति और विस्तार दिया है उसकी कल्पना शायद ही पहले की गई होगी। पूरे संसार को हमारे हाथों में मौजूद स्मार्टफोन में सिमटा देने वाली इस तकनीक को एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। 3 साल पहले 2022 में चैट जीपीटी की शक्ल में कृत्रिम मेधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसमें वह सुविधा जोड़ दी जिससे कई तरह के काम आसान हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी काम अब पलक झपकते ही हो जाता है। निश्चित ही इसके कुछ फायदे हैं, पर खतरे उससे कई गुना ज़्यादा एआई के कारण दुनिया से खत्म होती नौकरियों ने चिंता बढ़ा दी है। मगर शायद नुकसान इससे कहीं ज़्यादा है। इसका एहसास तब हुआ जब यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, मेटा ने कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई जा रही सामग्री की रोकथाम के उपायों को लागू करना शुरू किया। इन उपायों का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल से जो बुद्धि के लिए खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही सामने किया जा रहा है। इंटरनेट कंपनियों ने हाल ही में जो कृत्रिम मेधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैदा होने वाली ऐसी सामग्रियों के खिलाफ मोर्चा खोला है जिसे हजारों लाखों लोग बनाकर इनके मंचों यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर तस्वीरों, वीडियो की शक्ल में डाल रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। समस्या यह नहीं कि इस तरकीब से हजारों लोग कमाई कर रहे हैं, बल्कि यह है कि नकलची लोगों के कारण उन्हें परेशानी हो रही है जो मौलिक रूप से कोई रचनात्मक सामग्री तैयार करते हैं। साथ ही समस्या है कि कृत्रिम मेधा के उपकरणों से बनी ऐसी नकली सामग्री की जिसे यूट्यूब, फेसबुक आदि के
निर्माता कंपनियों अपनी विश्वसनीयता के लिए खतरा मान रही हैं। खास बात यह है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोई सामग्री तैयार करने के उपाय खुद इन्हीं मंचों से सुझाए गए हैं। पर अब जिस तरह से नकली सामग्री की भरमार इन पर हो गई है, उससे असली नकली का फर्क भी मिटता दिख रहा है। कारोबारियों और विश्लेषकों और बड़ी हस्तियों समेत सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि या तो उनके नाम पर नकली खाते बनाकर लोग कई तरह के फर्जीवाड़े कर रहे हैं, या फिर उनके द्वारा प्रस्तुत मौलिक सामग्री की कृत्रिम मेधा की मदद से नकल कर फर्जी सामग्री तैयार करके पैसे कमा रहे हैं। इसका असर ओलंपिक सामग्री सॉरी मौलिक सामग्री परोसने वाली की कमाई पर भी पड़ रहा है, क्योंकि फेसबुक यूट्यूब का उपभोक्ता यह अंतर नहीं कर पाता है कि कौन सी सामग्री मौलिक है और कौन सी नकली है। नकली या फर्जी सामग्री की समस्या उन कृत्रिम मेधा उपकरणों की वजह से ज़्यादा बढ़ी है जिनका इस्तेमाल हाल ही के वर्षों में तेज़ी से बढ़ा है। इनके जरिए वास्तविक दिखने और बोलने वाले लोगों की छवि तैयार कर दी जाती है। इससे चर्चित लोगों के चेहरे, आवाज़ और अंदाज की नकल भी आसानी से की जा सकती है। तो इस तरह की सुविधाओं के इस्तेमाल से हजारों लाखों लोग चर्चित नामों का सहारा लेकर नकली और फर्जी वीडियो बना रहे हैं। ऐसे में यूट्यूब और फेसबुक पर मौलिक रचनाएं पेश करने वाले रचनाकारों के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। जो काम वे मौलिक ढंग से करने में कई दिन लगाते हैं, जो आर्टिफिशियल या कृत्रिम मेधा की मदद से नकल कर तुरंत तुरंत फुरत नई सामग्री तैयार करके सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दी जाती है। इस तरह की गतिविधियों के कारण सोशल मीडिया मंचों ने हाल ही में कुछ नीतिगत बदलाव भी किए हैं। जैसे यूट्यूब ने अपनी नीति को अद्यतन करते हुए यह नियम लागू किया है कि उसके मंच से उन चैनलों का मुद्रीकरण मोनेटाइजेशन रोक दिया जाएगा जिन पर विशुद्ध रूप से कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल का उपयोग करके उपकरणों से बनाई गई सामग्री डाल दी जाती है। उनके मोनेटाइजेशन को रोक दिया जाएगा, यानी ऐसी सामग्री जिसे बनाने के लिए कोई मौलिकता ही नहीं है, जिसमें कोई इंसानी मेहनत ही नहीं लगी है। इसी तरह से सामग्री में दोहराव होगा, यानी जिसे किसी स्थापित रचनाकार ने पहले पेश कर दिया है, उसकी नकल तैयार की गई सामग्री है, या जिसमें कोई नयापन नहीं होगा, उन चैनलों को यूट्यूब के मंच से हटा दिया जाएगा। इसी तरह फेसबुक और इंस्टाग्राम ने कृत्रिम मेधा से बने नकली और दोहराव वाली और कम मेहनत वाली सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए कुछ उपाय किए हैं। इसके अंतर्गत इन मंचों पर कृत्रिम मेधा से बनी तस्वीर वीडियो की पहचान की जाएगी, ये असली हैं या तकनीक की मदद से फर्जी तौर पर बनाए गए हैं। इसके बाद ऐसी सामग्रियों को प्रतिबंधित किया जाएगा। यहाँ एक रोचक प्रश्न ये है कि खुद ही कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके उपकरणों को चलन में लाने वाले वो अब इसकी फिक्र क्यों होने लगी है। वे इसकी रोकथाम के उपायों पर गंभीरता से विचार करने पर मजबूर हो गए हैं। पूछा जाना चाहिए, क्या इनको मौलिकता की वास्तव में कोई परवाह है? यदि ऐसा है तो एआई उपकरणों की अनुमति क्यों दी जाती है जिनके जरिए नकली सामग्री तैयार की जाती है? आज अगर दुनिया भर में बड़े पैमाने पर नकली सामग्री तैयार की जा रही है तो उसके पीछे कृत्रिम मेधा तकनीक ही है। इन तकनीकों की मदद से ही रोजाना बड़ी मात्रा में कचरा पैदा हो रहा है, जिसकी साफ सफाई की चिंता फेसबुक यूट्यूब के नए उपायों में दिखाई दे रही है। यूट्यूब के नए नीतिगत बदलावों के मुताबिक ऐसी सामग्री की गुणवत्ता मौलिकता के पैमाने पर बेहद घटिया होती है। ऐसी ज़्यादा सामग्री दोहराव वाली होती है, यानी उसे पहले ही कई बार दिखाया सुनाया जा चुका होता है। साथ ही इसमें इंसानी मौलिकता का कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि इन्हें तकनीक की मदद से तैयार किया जाता है। यह कचरा नकली आवाज़ों, स्वचालित लेखन और नकल करके बनाए गए वीडियो क्लिप आदि के रूप में इन मंचों पर इतना ज़्यादा मौजूद है कि उसका पता लगाना भी मुश्किल हो रहा है। सोशल मीडिया मंचों को भी शायद इसका एहसास हो रहा है कि ऐसी सामग्री का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं
का मनोरंजन करना या उन्हें कोई शिक्षा या नई जानकारी देना नहीं है, बल्कि हजारों लाखों संख्या में कृत्रिम मेधा की मदद से रोजाना ऐसी सामग्री का पहाड़ खड़ा कर असली सामग्री को दबा देने और अपनी कमाई करना है। सबसे रोचक पहलू यह है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम मेधा उत्पादित सामग्री की पहचान करने और उसे प्रतिबंधित करने के लिए भी कृत्रिम मेधा उपकरणों को सहारा लिया जा रहा है। उनका ऐसा करना स्वाभाविक ही है, क्योंकि हर दिन लाखों करोड़ों की संख्या में पैदा हो रही फर्जी सामग्री से इंसानी क्षमता के बल पर निपटना मुश्किल काम है। और ऐसे में यह सवाल है कि क्या ये प्रबंध नियमों को सही तरीके से लागू कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रबंध वास्तविक और मौलिक सामग्री को प्रतिबंधित कर दें और नकली सामग्री को बढ़ावा देने लग जाएं। ऐसे में मशीन और इंसान दोनों साथ लाने वाली मिश्रित मॉडल को अपनाना होगा। इसलिए इन कोशिशों को कोई मतलब ही तभी है ईमानदारी से नए नियमों को लागू किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मौलिक सृजन कृत्रिम मेधा के उपजे कचरे के नीचे दबता जाएगा। एक और एडिटोरियल है राष्ट्रीय सहारा का, सामाजिक चेतना का आह्वान। राजेश मणि ने लिखा इनको, मानव तस्करी आधुनिक विश्व की ऐसी कड़वी सच्चाई है जो सभ्यता और विकास के तमाम दावों को झुठलाती है। हर वर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी निषेध दिवस मनाया जाता है, जो हमें स्मरण कराता है कि इंसानों को एक वस्तु की तरह खरीदने बेचने की प्रथा अब हमारे समाज में जीवित है। और यह केवल पिछड़े या अनपढ़ वर्ग की समस्या नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की चुनौती है जो न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा में विश्वास रखता है। भारत जैसे विविधता भरे देश में जहां प्रगति और विकास की नई मिसाल गढ़ी जा रही है, वहीं मानव तस्करी ऐसी बीमारी बनकर फैली है जिसकी जड़ें सामाजिक आर्थिक असमानताओं में गहराई तक समाई हुई हैं। आंकड़ों पर हम नहीं जा रहे हैं, हजारों मामले ऐसे हैं जो या तो दबा दिए जाते हैं या जिनकी कभी शिकायत दर्ज ही नहीं होती है। इन मामलों में बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाएं और नाबालिग बच्चे होते हैं। तस्करी के शिकार लोग अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं, जिन्हें अक्सर शहरों में नौकरी, शिक्षा, शादी या बेहतर जीवन का सपना दिखाकर बहला फुसला कर ले लाया जाता है और वहां उन्हें देह व्यापार, घरेलू नौकर, जबरन मजदूरी, भिक्षावृत्ति, अंग व्यापार, बाल विवाह, ऑर्केस्ट्रा, मसाज पार्लर, स्पा, हुक्का बार, साइबर फ्रॉड आदि ऐसी मानव स्थितियों में झोंक दिया जाता है। समाज की चुप्पी, कानून का डर न होना और पीड़ितों की बेबसी इस पूरे तंत्र को लगातार मजबूत कर रही है या करती है। भारत में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने की जिला स्तर पर स्थापना हो रही है और लगभग अधिकतम स्थापित किए भी जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना स्थापित हो चुका है, जहां तकनीक और इंटरनेट मानव जीवन को सरल और तेज बना रहे हैं। वहीं इसके दुरुपयोग से मानव तस्करी के नए और जटिल रूप सामने आ रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स, फर्जी जॉब्स और फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी वेबसाइट्स के माध्यम से बच्चों और युवतियों को जाल में फंसाना आसान हो गया है। तस्कर पहले दोस्त बनाते हैं, विश्वास अर्जित करते हैं, फिर पीड़ित को फंसाकर देश या विदेश भेज देते हैं। भारत में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां तस्करी के लिए अप्लाई भारत में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां तस्करी के जरिए लाई जाती हैं। बड़े शहरों में वेश्यावृत्ति या घरेलू काम में लगा दी जाती हैं। इंटरनेट की अनियंत्रित पहुंच और साइबर सुरक्षा की कमी ने इस समस्या को और गहरा बना दिया है। दुर्भाग्य है कि पीड़ितों को अक्सर अपराधी मान लिया जाता है और उन्हें न्याय की बजाय शर्मिंदगी और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। प्लेसमेंट एजेंसी वर्क वीजा और टूरिस्ट वीजा के चक्कर में अपना जाल बिछाए हुए हैं। जो प्लेसमेंट एजेंसी है, वर्क वीजा और टूरिस्ट वीजा के चक्कर में काम के बहाने बहुत
को टूरिस्ट वीज़ा के चक्कर में विदेश भेज देते हैं और वो तस्करी का शिकार हो जाते हैं। भारत सरकार ने मानव तस्करी रोकने के लिए कई कानून और योजना बनाई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370 के तहत तस्करी को अपराध की परिभाषा में शामिल भी किया गया है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, डोमेस्टिक वर्कर वेलफेयर बिल जैसे अन्य प्रावधान भी मौजूद हैं। ट्रैफिकिंग और पर्सन्स प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन बिल को संसद में लाने का प्रयास किया गया, जो एक समग्र दृष्टिकोण से पीड़ितों की पहचान, सुरक्षा और पुनर्वास और पुनः समाज में विलय की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। हालांकि नीति और वास्तविकता के बीच गहरी खाई बनी हुई है। कानूनों का प्रभाव भी तभी पड़ेगा जब उनका सही से क्रियान्वयन हो। कई बार पुलिस प्रशासन की उदासीनता, भ्रष्टाचार और पीड़ितों की सामाजिक स्थिति कानून को निष्प्रभावी बना देती है। गैर सरकारी संस्थान जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन पूरे देश में स्वयंसेवी संस्थानों और सरकारों के साथ मिलकर बेहतर प्रयास कर रहा है मानव तस्करी रोकने के लिए, लेकिन उनकी पहुंच हर गांव, शहर, कस्बे तक नहीं है। इस कमी को सरकारी तंत्र और नागरिक समाज को मिलकर भरना होगा। मानव तस्करी ऐसा अपराध है जो हमारी संवेदना और सामूहिक चुप्पी से फलता फूलता है। पीड़ित अक्सर आवाज नहीं उठा पाते हैं। डर, शर्म, धमकी, सामाजिक बहिष्कार के डर से कई बार पीड़ित यह तक नहीं जानते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वह अपराध है। वहीं समाज, विशेषकर शहरी माध्यम वर्ग और ग्रामीण समुदाय इसे या तो नजरअंदाज करता है या घरेलू मामला कहकर टाल देता है। यह चुप्पी मानव तस्करी के लिए सबसे उर्वर भूमि बन जाती है। समाज की जागरूकता, सतर्कता और सक्रियता इस समस्या के समाधान की कुंजी है। स्कूलों में जागरूकता अभियान, पंचायत स्तर पर निगरानी समितियां, युवाओं को साइबर सुरक्षा की जानकारी, महिला एवं किशोरियों को आत्म सुरक्षा और कानून अधिकारों की शिक्षा, ये सब न केवल तस्करी को रोक सकते हैं बल्कि पीड़ितों के लिए सहारा भी बन सकते हैं। आम नागरिक को जानना जरूरी है कि अगर कोई बच्चा या महिला लापता हो रही है, जबरदस्ती कहीं भेजी जा रही है, संदिग्ध हालात में है, तो उसे तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 या पुलिस हेल्पलाइन 112 को सूचित करना चाहिए। जब तक एक इंसान गुलाम है तब तक समाज स्वतंत्र नहीं। मानव तस्करी न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि मानव गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकारों पर सीधा प्रहार है। यह आधुनिक युग की सबसे संगठित और क्रूर प्रणाली है जो लोगों को सपनों, शरीर और आत्मा को तोड़कर उन्हें जीवित लाश बना देती है। इस अपराध के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार या एनजीओ ही नहीं हो सकती है, यह उस हर इंसान की जिम्मेदारी है जो समाज में बदलाव लाना चाहता है। 30 जुलाई का यह दिवस केवल औपचारिक भाषणों या पोस्टर अभियानों तक सीमित न रहे, यह सामाजिक क्रांति की शुरुआत बने। हर विद्यालय, हर ग्राम सभा, हर नागरिक इस बात का संकल्प ले, वह तस्करी को होते हुए नहीं देखेगा बल्कि इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। यदि आप चुप हैं और तो आप भी दोषी हैं। यह सत्य आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। जब तक समाज के सबसे कमजोर, सबसे उपेक्षित, सबसे असहाय वर्ग को सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हम खुद को सभ्य या विकसित कहने का अधिकार नहीं रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इस टाइप से ये एडिटोरियल खत्म हो जाते हैं। बहुत ही शानदार एडिटोरियल आए हैं आज, जैसे कि इस पे तस्करी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे, और ये एडिटोरियल था जो कि अमेरिका ने जो 25% का जो टैरिफ लगाया है वो, और ये आतंकवाद पर जो कि अपना जो सुरक्षा परिषद है उसने जो टीआरएफ को मतलब लिस्टेड कर दिया है। तो बहुत ही शानदार है, इनसे बहुत जानकारी मिलती है। आप एक दो बार सुनेंगे इसको तो चक्षु खुल जाएंगे दिमाग के। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।